हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉल्यूशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले देख लेते हैं आज क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कवर किए जाएंगे, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सवाल आता है कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब ये बात आ जाती है कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो कि जब भी मिक्स किए जाएं तो यूनिफॉर्मली मिक्सड हो। अब ये क्या है बात बोल रहे हैं भैया, यूनिफॉर्मली मिक्सड होने का मतलब कि जैसे कि आप वन ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें आप ऐड करते हैं 1 स्कूप ऑफ शुगर। ठीक है, उसके बाद आप उसको बढ़िया से डिजोल्व करते हैं। उसके बाद आप किसी भी तरफ, जैसे ये आपका सॉल्यूशन है, तो आप कहीं से भी टेस्ट करें सेम टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा मीठा या कहीं कम मीठा। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। तो इस तरह के सॉल्यूशन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। द सब्सटेंस मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आपने पढ़ा कि होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो किसी चीज़ों कुछ ना कुछ मिक्स करके बनाया जा रहा होगा ना। तो जैसे आप मानिए कि A प्लस B को आप आपस में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जिसमें A और B हैं, ये दोनों क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स। क्या है बेटा, कंपोनेंट्स। चलो ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं। जब इनमें बात करोगे क्वांटिटी की, अब क्या है कि हमेशा थोड़ी कि आप 50% ये 50% ये इक्वल अमाउंट में तो डालेंगे नहीं, है ना। अब जैसे क्या करते हैं, हम शुगर ही ऐड करते हैं, किसमें, पानी में करते हैं ना, मतलब वाटर में ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है भैया, तो इसमें जरूर थोड़ी है कि जितना शुगर होगा उतना ही पानी होता है। शुगर तो आप कम ही लेते हैं ना, 1-2 स्कूप ही लेते हैं, लेकिन पानी हो सकता है आप 1 गिलास बनाएं या फिर 2 गिलास, किसी को कम मीठा पसंद, किसी को ज़्यादा मीठा, ये तो आपके टेस्ट के ऊपर है ना। तो वैसे ही जो ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कंपोनेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और उसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स हो सकता है, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, 2 और मोर देन 2, समझ रहे हो, 2 और मोर देन 2, इसका मतलब हो सकता है कि कंपोनेंट्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पे है वो है सॉल्वेंट, और उसके अलावा जितने हैं वो क्या है, सॉल्यूट। समझ में आया, ठीक है बच्चों। उसके बाद पता चलता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेन मुद्दा ये आता है कि पता कैसे करेंगे कि भैया कि जो सॉल्यूशन बना है वो किस स्टेट पे है। अब हो सकता है वो सॉलिड स्टेट पे हो सकता है वो लिक्विड स्टेट पे हो सकता है वो गैस स्टेट पे हो। तो पता कैसे चलेगा, देखो जिस भी स्टेट पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। समझ में आया यहाँ तक बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्मली क्यों होते हैं, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म क्यों होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके सेपरेट क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो उनका मॉलिक्यूलर साइज होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज होता है, वो होता है 1000 पिकोमीटर। अब ये पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। कितनी होती है, 10 की पावर -12। तो अब ये दाल में पड़ा हुआ कंकड़ नहीं जिसको मम्मी हाथ से बीन के अलग कर देंगे। इसलिए इतने छोटे साइज की आप नेक डाइट से देख नहीं सकते जिस पार्टिकल्स को, समझ रहे हो, जिस कंपाउंड्स को, तो उसको आप कैसे फिजिकल मेथड का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, बोलो, वाटर हो। वेरी गुड। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, कि सॉल्यूशन पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है, उसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। कम क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। मेनली इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 1 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट पढ़ने वाले हैं, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। याद रखना, आगे अभी मिलेगा तो याद रखना, भैया ने पहले ही बता दिया कि बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में मेनली 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप पढ़ते हो, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा मेन होने वाला है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आप इसी को पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, यही 3 सॉल्यूशन को आप पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे गैसेस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, गैस का होगा,
और सॉल्यूट में भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, देखो दोनों गैस हैं, बढ़िया से मिक्स कर रहे हैं। फिर दूसरा है लिक्विड गैस, ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। सॉलिड गैस सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ये मेनली एग्जांपल्स हैं किसके, ये आपको एनसीईआरटी में भी एक टेबल ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी का टेबल ही एज इट हमने लगा दिया है। फिर आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जो कि मेन होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे गैस लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होने वाला है, लिक्विड है। और सबसे पहले अभी क्या बात, किसकी बात करें, गैस लिक्विड, तो इसका मतलब सॉल्यूट क्या होने वाला है, गैस होने वाला है। तो इसमें जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये बहुत आपका फ्रेंडली एग्जांपल है। जैसे कि आपको पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर में, क्योंकि वो डिसॉल्व O2 जो कि वाटर में प्रेजेंट है उसी को क्या करते हैं, यूज करते हैं अपनी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, देखो ये भी थोड़ा बहुत में भी कुछ बच्चों का जाना पहचाना हो, कुछ बच्चों का जाना पहचाना ना हो, तो परेशान होने वाली बात नहीं, भैया बता देंगे। जैसे इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर जानते होंगे, जो ड्रिंकर्स वगैरह होते हैं वो अक्सर जो ड्रिंक कर रहे होते हैं उसमें क्या ऐड करते हैं, बताओ बच्चों, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये वाला तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर नहीं मतलब बहुत ही कॉमन है। क्या है, बहुत ही कॉमन है। आपको पता है इस टाइम गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आप और हम सभी के सभी डिहाइड्रेट ना हो इसलिए क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है, जो लेते हैं ना व्हाइट कलर का पाउडर टाइप का, है ना, ये नहीं भैया ड्रग्स, ना कैसी बहुत बात कर रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं वीडियो में, चलो। तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में। सॉलिड सॉल्यूशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। गैस सॉलिड क्या होता है, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। फिर आते हैं लिक्विड सॉलिड, क्या है, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। सोडियम कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। ये मेनली एग्जांपल्स हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, गैसियस के पढ़े, लिक्विड के पढ़े और सॉलिड के पढ़ लिए, ठीक है। चलो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आगे आने वाला है अब आपका कंसंट्रेशन कैसे पता, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरी बात को ध्यान समझो बच्चों, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप क्वालिटी के बेस में कर लो या क्वांटिटी के बेस में कर लो। अब भैया ये क्या कह रहे हैं, अच्छा देखो क्लास 10th में याद करो आपने पढ़ा था डाइल्यूशन करना, कि भैया हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते, वाटर में एसिड मिलाते हैं, याद आ रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर लेते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड उसमें ऐड किया करते हैं, याद आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि आप 100 या 200 ml ऑफ वाटर लेते थे, उसमें 2 या 3 ड्रॉप ऑफ क्या करते थे, एसिड ऐड कर देते थे। तो अगर मान लो कि ये आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो कितने ट्रेस अमाउंट, मतलब एकदम छोटी स्मॉल क्वांटिटी में आप क्या ले रहे हो, सॉल्यूट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, सॉल्यूट ले रहे हो। तो जैसे अगर क्वांटिटी में बात करें तो ये अलग हो जाएगा। तो अभी क्वालिटी में अगर हम बात करें तो इसमें आप जनरली दो वर्ड सुनते हो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट सुनते हो उसका मतलब समझ में आता है कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। कंसंट्रेटेड सुनते हो तो सोचते हो कि हाँ थोड़ा बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हो सकता है। कोई परफेक्ट या नंबर डाटा आपके पास नहीं होता कि कितना, मतलब कितने ग्राम में कितना, ये परफेक्ट डाटा क्वालिटी में नहीं होता। तो इसलिए हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वांटिटी वाला। तो आइए क्वांटिटी वाला स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, क्लास 10th 11th 12th इन सब्जेक्ट सभी क्लासेस में जब आप पढ़ते हैं तो फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स रिलेटिव्स आपसे क्या पूछते हैं कि बेटा कितने परसेंट आए, तो आप बताते हैं कि मेरे 80% आए, 90% आए, जो भी आगे परसेंटेज आते हैं वो बताते हैं। आप कैसे बताते हैं कि टोटल में से कितने आए, उसको आप क्या करते हैं, क्लियरिफाई इनटू 100% में कन्वर्ट करते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना होता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ठीक है, और कितना सॉल्वेंट है, कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो the mass percentage of a component is given, solution is the mass of component per 100 ग्राम of solution, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूला मतलब ये
फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओगे आप इसके लिए। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलो करते हैं। भैया सॉल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है भैया, 90 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना होगा भैया, 100 ग्राम। कितना होने वाला है, 100 ग्राम। तो बस फिर फॉर्मूले को एज इट इज यूज करो और लिख दो, किसका फाइंड करना है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, जो कि है आपके लिए सॉल्यूट। तो रखो 10 अपॉन 100 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, 10%। तो 10% बाई मास ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन वाटर। मतलब क्या मतलब, देखो अगर कहीं ऐसा लिखते हुए आ जाए कि 10% बाई मास ग्लूकोज इज डिजोल्व इन वाटर, दैट्स मीन्स कि 100 ग्राम का जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको वेट बाय वेट भी लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूट को भी वेट में लेते हैं और सॉल्वेंट को भी वेट में ही लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या है भैया वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें देखो जैसे कि आप वेट का देख रहे थे ना, अभी तक क्या देख रहे थे, वेट को लेके क्लेरिफाई कर रहे थे। अब इसमें क्या करना है, वॉल्यूम को लेके करना है। तो इसमें जैसे वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक, the volume of the components per 100 parts by the volume A and B respectively in the solution। इसका मतलब है in a solution, in the solution, कहने का मतलब है कि जैसे कि 100 ml का जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से कितने ml आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल लेने कोई ऐसा नीड नहीं था, जैसे कि अगर आपको लिख के आ जाए 10% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है, सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 ml अगर आपके पास सॉल्यूशन है उसमें से क्या 10 ml क्या है, बोलो बोलो बोलो, क्या है, इथेनॉल है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो अब आते हैं वेट बाय वॉल्यूम में। वेट बाय वॉल्यूम मतलब मास बाय वॉल्यूम। वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। अब देखो पहले क्या वॉल्यूम वॉल्यूम ले रहे थे, इधर वेट वेट ले रहे थे, अब क्या वेट और वॉल्यूम दोनों को ऐड करके लेंगे। तो किसमें क्या करते हैं कि 100 ml ऑफ, बोलो बोलो, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। वेरी गुड, चलो यहां तक समझ में आया बच्चों, कोई कंफ्यूजन। प्रैक्टिस करोगे, कई सारे क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन ही करेंगे, वीडियो बहुत लंबा जाएंगे इसलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं पार्ट पर मिलियन। इसका क्या काम है, ये क्यों यूज कर रहे हैं भैया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी काम हो रहा था, वेट बाय वेट किए थे, चलो फार्मेसी वगैरह मेडिकल लाइन के लिए आपने मास बाय वॉल्यूम भी कर लिया, ये पार्ट पर मिलियन का यूज क्यों कर रहे हैं। देखो जब आपका सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में आप यूज़ करें, तब उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पार्ट पर मिलियन, 10⁶। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, ट्रेस क्वांटिटी, द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन, एब्रिविएटेड एज ppm। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आपका सॉल्यूट बहुत ही छोटी क्वांटिटी में हो तब क्या करते हैं, ppm का यूज करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं। सपोज अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई वाटर कंटेन्स अबाउट 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। देखो ppm जो है इसमें लिखा नहीं है, आप वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वॉल्यूम, तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ppm तीनों में लग जाता है। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, इसको ना हम लोग किस में फाइंड करते हैं, बोलो बोलो, इसको हम पहले फाइंड करके देखते हैं
वेट बाय वेट मास परसेंटेज में करके देखते हैं, ठीक है। चलो भैया क्या है, 1 लीटर ऑफ है, लीटर है, तो चलो एक काम करो, इसको वॉल्यूम में ही कर लो। तो आप लिखो 3 × 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 लीटर मतलब 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, काट दिए, ठीक है भैया। ये क्या आएगा 10 की पावर -3, सॉरी -3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर -4, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम पीपीएम में करके देखते हैं। किस में करके देखते हैं? पीपीएम में करके देखते हैं। चलो ठीक, चलो करके देखते हैं। पीपीएम में क्या करना है भैया, सब कुछ वैसे ही करना है, बस क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई 100 की जगह 10 की पावर 6 से करना है। चलो 3 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चों, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, ठीक। तो ये इससे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 ppm। समझ में आया बच्चों? तो बताओ 3 × 10 की पावर -4 लिखना आसान है कि सिर्फ 3 ppm लिखना आसान है? बताओ बताओ कौन सा आसान है? बताओ, है ना ppm आसान। इसलिए हम यूज करते हैं वेरी ट्रेस वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए क्या यूज करते हैं, जब एकदम छोटी सी क्वांटिटी यूज, मतलब एकदम थोड़ा सा यूज, एकदम इतने स्मॉल क्वांटिटी जो कि आप सोचो बहुत ही स्मॉल। देखो 10 की पावर -3 कितनी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। चलो आगे करते हैं बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये क्या है भैया, अभी तक हमने बात की वेट पे, मास पे, मतलब अब, और उसके बाद बात की वॉल्यूम पे। अब हम बात करने वाले हैं मोल्स पे। तो मोलैरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है बेटा जैसे कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि, तो अगर आप उसमें से 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उस 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो इसको फाइंड करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर वैसे देखो पहले क्या बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, तो अगर आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, अगर वो लीटर पे गिवन है, किस पे गिवन है? लीटर पे गिवन है। किस पे गिवन है? लीटर पे गिवन है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर जो लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर इन केस अगर जो आपका सॉल्यूशन है वो लीटर पे ना गिवन हो और आपसे वो पूछ ले मोलैरिटी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा ये समझने का ध्यान देना कि क्या हो, अगर जैसे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपने ले लिया, क्या लिया? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, तो अगर इसमें 1 ग्राम ऑफ मोल, अगर सॉल्यूट के 1 ग्राम ऑफ मोल प्रेजेंट है उस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन। ध्यान रखना बेटा, क्या बोलेंगे? 1 मोलर सॉल्यूशन। और साथ ही साथ जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों होती है? देखो जैसे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो उसका कोई ना कोई रिलेशन वॉल्यूम के साथ होता है कि नहीं होता? होता है। जैसे कि अब आप नॉर्मल गैस लो, उसमें आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट हो जाती है, तो क्या स्पीड से कोलाइड करने लगते हैं ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो आओ इस पे एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मोलर मास होता है, क्या होता है? 40 ग्राम, ठीक है, आर डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलो करते हैं। तो अमाउंट क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ NaOH, ठीक है, क्या दिया हुआ बच्चों? 2.46 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? मोलर मास। तो चलो पहले काम करते हैं, मोल फाइंड कर लेते हैं, कितने मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो गिवन मास होता है अपॉन मोलर मास करते हैं। तो 2.46 डिवाइड बाई 40 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 046 ये आएगा अप्रॉक्स
0.0615 के आसपास आएगा कुछ, ठीक है, समझ में आया। तो इतने मोल्स आपके प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या जो आपका जो सॉल्यूशन है किसमें दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको मैंने बताया अगर सॉल्यूशन लीटर में ना होके किसी दूसरी यूनिट पे हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सेकंड वाला फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको यूज करते हैं। मोल्स कितने हैं, 0.0615, ठीक है। वेट कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक, तो आपका आंसर आएगा 0.615 मोल पर लीटर। थोड़ा सा ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, क्या होगा, 0.615 मोल पर लीटर। क्या होगी आपकी, ये मोलैलिटी होगी, समझ में आया बच्चों। अब आते हैं आगे मोलैलिटी पे, किस पे आते हैं, मोलैलिटी पे। देखो कुछ अलग नहीं है, बस क्या है कि जो आप अभी सॉल्यूशन किस पे ले रहे थे, वॉल्यूम पे, ml पे ले रहे थे, अब इस पे क्या करेंगे, इसका मास लेंगे। किसका लेंगे, मास लेंगे। अब बस थोड़ा सा अंतर ये है कि मास लेंगे, मास सॉल्यूशन का ना लेके किसका लेंगे, सॉल्वेंट का। किसका लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे, ठीक है। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक क्या ले रहे थे बेटा, सॉल्यूशन ले रहे थे, अब क्या लेंगे, नीचे सॉल्वेंट लेंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर जो सॉल्वेंट है वो केजी में दिया हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ग्राम पे दिया हुआ है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन बच्चों यहां तक, अगर हो तो बताओ, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा और समझ लो कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इज रिगार्डेड एज 1 मोलल सॉल्यूशन। इसका मतलब है बच्चों कि अगर 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या है, 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अगर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, 1 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। जहां तक किसी को कंफ्यूजन है मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो अमाउंट ऑफ K2C नेट है ना, हाँ, CO3 डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। भैया आप मुझसे कह रहे हैं कि जो मास है वो केजी में लेते हैं, आप क्वेश्चन ml में लेके आए हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हम ml में इसलिए आए हैं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर्स पेपर में ऐड कर देते हैं। तो इसमें साथ ही साथ एक चीज आपको और मिली हुई है, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी क्या होती है बताओ, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, होती है कि नहीं होती है, बस इसी का यूज करेंगे। डेंसिटी हमको दी हुई है, ठीक है, डेंसिटी आपकी गिवन है, तो ये आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो वॉल्यूम को लेके जाओ इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे तो चलो 500 ml मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है बच्चा, 1 ml, सॉरी ml नहीं, ग्राम में था ना डेंसिटी, हाँ, पर लीटर। बस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। मास कितना आएगा आपके पास, 500 ग्राम। देखो ये केजी में नहीं है, ग्राम में, तो आप क्या यूज करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके क्या करते हैं, मोल्स फाइंड कर लेते हैं। किसे फाइंड कर लेते हैं, K2CO3 के। तो क्या है 20.7 अपॉन कितना है, मोलर मास जो होता है मैं ऐड करके ले आया था, लेकिन आप लोग जब करें तो कैलकुलेट करें खुद से और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो मोलर मास क्या होता है इसका 138, ठीक है। इसका आंसर निकालो जल्दी से, चलो बताओ क्या होगा।
ठीक है बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। इसका आंसर होगा 138। तो मोल्स ऑफ लिख दो ना यहाँ पे, अमाउंट अब हटा दो जब इसके नीचे लिख दिए हैं, मोल्स ऑफ K2CO3। तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है 0.15। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझना मेरी बात को। आपको क्या होता है कि आपने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है 500 ग्राम, लेकिन आपको लेना क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लेना होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बस छोटा सा है, बस क्या करना है, कितना सॉल्यूट का जो वेट था उसको सॉल्वेंट से माइनस कर दो। चलो जल्दी से कर दो। 500 माइनस 2 0.7 कितना होगा बताओ? बोलो जल्दी बोलो। तो ये होगा 479.3, ठीक। तो इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो चलो अब सीधा सब कुछ फाइंड कर लिया, जो भी इधर उधर की चीजें से रिलेट हो रहा था, कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन, तो अब डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले में पुट करो। क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना फाइंड किया? 0.15। क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला अभी हमने? 479.3। 479.3, ठीक है, ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ग्राम में इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो होगा इट विल बी 0.313 मोल पर केजी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? पानी। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम और मास से कोई रिलेशन लिखते, सिर्फ मोल का रिलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कि सॉल्यूट के कितने मोल हैं और पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दोनों के मोल्स का सम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? तो और हमेशा याद रखना, जैसे कि आप एक कंपोनेंट ए और बी है, ठीक है, एक बार आप मोल फ्रैक्शन दोनों को अलग अलग फाइंड करते हैं। जैसे आपने ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड किया, फिर बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड किया। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। हो सकता है मोर देन 2 सब्सटेंस हो, तो मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो। अभी लेकिन आपको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट वाला, ठीक है। लेकिन अगर इन केस क्या कंपोनेंट्स ज़्यादा हो तो क्या, जैसे मान लो कंपोनेंट्स प्लस सी भी होता, तो क्या होता, यहाँ पे एक्स सी भी लग जाता, तो भी उन तीनों का सम भी क्या होता? 1 होता। तो मतलब सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आओ इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। अब ये क्या होता है? देखो ये एक जब आप लोग पहाड़ों में जाते हैं, क्या होता है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। मतलब इसमें क्या होता है, आसानी, जैसे हम लोगों का जो नॉर्मल ऑयल होता है वो जितना आसानी से फ्रीज हो जाता है, वो ये इतना आसानी से फ्रीज नहीं होता। तो एंटी फ्रीजेंट के रूप में ये यूज़ किया जाता है हिली एरियाज वगैरह में, कूलेंट के रूप में गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। अब ये को ध्यान से पढ़ो, अभी अभी हम ये पढ़ के आए हैं 20% बाई मास। तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, जो कि सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है। इसका मतलब है C2H6O2। ये कलर सही आ रहा है ना मार्कर का? चेंज कर दूं मैं, चेंज कर दें, दूसरा कर देते हैं ना, सही रहेगा, ठीक है।
तो कितना आ रहा है 20 ग्राम आ रहा है, कितना आ रहा है 20 ग्राम आ रहा है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद किसमें बाई मास डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, तो नॉर्मल सी बात है वाटर में हो रहा होगा, तो वाटर का देख लेते हैं। वाटर कितना है 80 ग्राम है, कितना है 80 ग्राम है, वाटर कितना है 80 ग्राम है। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स फाइंड करते हैं, मोल्स ऑफ C6H6 सॉरी ग्लूकोज क्यों लिख रहा हूं, C2H6 और O2, ठीक है। तो इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 62 और आपको गिवन मास कितना है 20, ठीक है 20/62, ठीक है। ये अप्रॉक्स आपका आएगा 0.322, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं किसके, मोल्स ऑफ वाटर H2O के। तो H2O का मोलर मास होता है H का 2 O का 16 18, तो 80/18, ठीक है। 18 4 जा 72 बार 4 4 आएगा ना, तो ये होगा 4.444 मोल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब लगाते हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि पहले हम फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल 0.322 डिवाइड बाई 0.322 प्लस 4.444। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.68 क्यों 0.068, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि आप इससे मोल ऑफ हाइड्रोजन का यूज करो, ऊपर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रखो, नीचे दोनों का सम रखो, या फिर 1 से इसको माइनस कर दो किसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो माइनस कर दो 0.068, इट विल बिकम 0.932। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन बच्चों यहाँ तक, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन करके, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ कह रहा हूं, मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अब जितना भी कंसंट्रेशन था यहाँ से खत्म होता है। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी में। अब ये सॉल्युबिलिटी किस बला का नाम है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब कि जैसे कि आपने एक नॉर्मल सा सॉल्वेंट लिया, तो मतलब मान लीजिए आपने सॉल्वेंट में आपने वाटर ही ले लिया, ठीक है। उसमें आप ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, ठीक है। तो एक लिमिट तक सॉल्ट ऐड कर सकते हो ना बेटा। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ग्लास में आपने 4 बोरी सॉल्ट ऐड कर दिया, नहीं हो सकता ना। तो एक लिमिट होती है ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है। सबसे पहला करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट की, मतलब सॉल्यूट का क्या नेचर है, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फिर टेम्परेचर और प्रेशर। ये मेनली 4 चीजों में क्या सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, इसके अलावा और किसी चीजों पे नहीं, ठीक है। चलो अब
मैंने ऐसे बताया था कि हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन का सबसे पहला सॉलिड इन लिक्विड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड its concentration increases in solution, this process is known as dissolution। इसका मतलब है कि आप नॉर्मल सा क्या करते हैं कि ऐड करते जाते हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, उसी को कहते हैं डिसॉल्यूशन। क्या करते हैं, डिसॉल्यूशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड्स विद द सॉलिड पार्ट solid solute particles and get separated out of the solution, this process is known as crystallization। इसका मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें आपने और क्या किया, सॉल्यूट ऐड किया, सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया, तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो क्या करते हैं, कोलाइड्स करते हैं, मिल जाते हैं जो आपने सॉल्यूट डाला है सॉलिड सॉल्यूट, और उसके साथ मिलके फिर बाहर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a given temperature and pressure is called saturated solution। इसका मतलब है लल्ला कि अगर एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर, मतलब कि अब आप टेम्परेचर को भी ना बढ़ा रहे हो, प्रेशर को भी ना बढ़ा रहे हो, तो उस फिक्स कंडीशन में मैक्सिमम कुछ एक लिमिट होगी ना सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की, तो मैक्सिमम जितना आप डिसॉल्व कर सकते हैं वो होती है सैचुरेटेड कंडीशन। और ऐसा ना हो मतलब कि अभी क्या है कि अभी आप उसमें और डिसॉल्व कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो फिर आते हैं सॉलिड इन लिक्विड, बात वही है चल रही है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करते हैं किसको, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को। अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि भैया जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों के सॉलिड का और लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर हो, लगभग लगभग एक जैसा हो, तभी तो वो डिसॉल्व करेंगे। इसका ऐसा थोड़ी है कि एकदम कोई हट्टा कट्टा एकदम मजबूत आदमी है तो एक पतले से आदमी के साथ कहाँ बॉन्ड बनाता है क्या, वो अपने जैसा ही ढूंढता है। जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक समान हो वो आपस में क्या सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर में और नॉन पोलर में। ठीक है, तो जैसे ये है पोलर सॉल्यूशन सॉल्ट इन वाटर और नैप्थलीन इन बेंजीन, ये है नॉन पोलर सॉल्यूशन का एग्जांपल। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो बेटा कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर सकता है। चलो पढ़ते हैं इस बारे में। Observe that most ionic and molecular solids become more soluble at higher temperature. This is because the dissolution process for these substances is endothermic। भैया एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है बता दूं, वो रिएक्शन जिसको करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर हीट एनर्जी, या तो सनलाइट से आप मतलब फोटो इलेक्ट्रिक दो या फिर इलेक्ट्रिक दो। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म से अगर आप उसको एनर्जी दे रहे हो तो क्या है, वो एंडोथर्मिक है, मेनली थर्मल के लिए, मतलब हीट एनर्जी के लिए जो माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्शन होते समय हीट रिएक्शन से बाहर निकले, मतलब कि जैसे कि आप क्या डाइल्यूशन करते हैं, आप क्या करते हैं वाटर में जब एसिड डालते हैं तो आप उसको जार को या फिर जो भी आप ट्यूब में या फिर बेकर में आप बीकर में कर रहे हैं उसको बाहर भी टच करो तो आपको हल्का गरम गरम फील होगा, क्योंकि उससे हीट बाहर निकल रही होती है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो कि एंडोथर्मिक हो, क्या हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस डिसॉल्व, मतलब आप हीट बढ़ा रहे हो, उसको तो ऑल हीट चाहिए ही, तो जब हीट से ही वो काम हो रहा था उसमें आप और हीट दे दोगे तो वो काम फास्ट तो करेगा ही, है ना। चलो, लेकिन कुछ रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, जैसे Na2CO3 H2O और ये Li2SO4 डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये जो इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके कारण क्या होगा भैया, देखो वो हीट निकाल रहा है लेकिन आप उसको जबरदस्ती और हीट दिए जा रहे हो तो उसकी प्रोसेस तो स्लो हो जाएगी ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, the temperature corresponding to the break in the solubility curve is known as transition temperature। ये क्या बोल दिए भैया, इसका मतलब क्या होता है, देखो कुछ समझना मेरी बात को। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप हीट करो तो पहले तो क्या करेंगे,
इंक्रीज दिखाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। फिर एक टाइम के बाद सॉल्युबिलिटी, एक टेम्परेचर के बाद क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ N2SO4.10H2O का, कि देखो ये एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ा, फिर ये ब्रेक हो गया। तो जो यहाँ जहाँ से ये ब्रेक हुआ इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब एक लिमिट तक मैक्सिमम जहाँ तक गया, उसके बाद ऐसे गया, उसके बाद जहाँ से ये ब्रेक हो रहा है उस जगह को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इफ द सॉल्यूट डिसॉल्व विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंडोथर्मिक प्रोसेस, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इसको ध्यान समझो कि अगर जो सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं विद अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जिस रिएक्शन को होने के लिए क्या हीट चाहिए, उसमें आप और हीट दे रहे हो, तो सीधी सी बात है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अगर क्या हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया। अब आते हैं, टेम्परेचर का क्लियर हुआ, अब आते हैं भैया प्रेशर का क्या रोल है, किसका, प्रेशर का। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड जनरली वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि देखो, सबसे पहली बात, मेरी बात को समझो, सॉलिड और लिक्विड बिल्कुल दोनों ही जो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बिल्कुल। कुछ जैसे कि आप कुछ रिएक्शन ही मैं दिखाऊंगा, अगर प्रेशर में सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे तो एकदम ना के बराबर, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझो कि क्योंकि उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, जैसे कि इस रूम में आप लोगों को बैठा दो और आप दबाना शुरू करो, तो ऐसा नहीं, मतलब अगल बगल दबाना शुरू करो तो उसमें क्या भैया सट जाओ, तो आदमी बैठते जाएंगे, एक लिमिट तक बैठते हैं ना। ऐसा नहीं कि आप प्रेशर बढ़ा दोगे, दबा दोगे तो एक लिमिट्स के ऊपर बैठ जाएंगे। वैसे क्या होता है, सॉलिड और जो लिक्विड होता है दोनों ही क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। जैसे गैस होता है वो कंप्रेसिबल होती है इन कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, एकदम वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इस कारण क्या होता है, इसमें कोई फर्क प्रेशर का सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आप सॉल्यूशन देखें NaCl का, तो जब आप 500 atm प्रेशर देंगे तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी मात्र 2.3%। सोचो 500 atm का प्रेशर लगाने के बाद आप इंक्रीज कर पा रहे हो 2.3% ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसमें क्या होता है भैया, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड होता है, सॉल्यूट क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। तो चलो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम etc डिसॉल्व इन वाटर ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आगे बताता हूं। द गैसेस लाइक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड etc हाईली सॉल्वेबल इन वाटर। क्योंकि देखो बेटा, जो आपने गैसेस पढ़ी जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या होती हैं, केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ, ठीक है, इसलिए ये स्लाइटली डिसॉल्व होते हैं। बट इनकी इन केस जैसे कि HCl गैस, ये क्या होती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, केमिकली रिएक्ट करती हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटीज क्या होती हैं, ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू गैस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। फिर आते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स एनर्जी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स एनर्जी बढ़ जाने के कारण वो इतना आसानी से तो डिसॉल्व नहीं रहेगा, वो अपना लिक्विड में प्रेजेंट नहीं रहेगा। दैट्स वाई जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ध्यान से पढ़ो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। देखो, अभी तक आपने जस्ट इसके पीछे जब सॉलिड लिक्विड पढ़ा तो आपने समझा कि प्रेशर इतना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या थे, इनकम्प्रेसिबल थे। पर इधर क्या है कि जो लिक्विड है तो वो तो है इनकम्प्रेसिबल, पर जो गैस है वो कंप्रेसिबल तो होती है। जैसे आप अपने LPG सिलेंडर वगैरह देखते हैं तो उसमें जो गैस होती है वो कंप्रेस करके लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, उसके बाद आपके घर आती है ना, तो वो कंप्रेस तो कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो इस फिगर में, जैसे ये नीचे लिक्विड है तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, कुछ जो स्पेस जगह है वहाँ पे भी है, खाली जगह पे भी है, और लिक्विड में ही प्रेजेंट है।
इन केस जब आप इस पिस्टन को दबाएंगे, जब आप इसको ऐसे नीचे नीचे प्रेशर लगाएंगे, इसमें नीचे आएगा, तो ये क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, अंदर की ओर जाना शुरू कर देंगे, जाना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है। फिर इसी को ध्यान रखते हुए मतलब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हेनरी लॉ आया, जिनका नाम मतलब जिन्होंने इस लॉ को दिया उनका पूरा नाम है विलियम हेनरी। तो उन्होंने कहा द मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। देखो जो हेनरी ने अपना लॉ दिया था वो ये लॉ था, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, वो जो मोल फ्रैक्शन वाला सीधा लॉ लगाते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं उन्होंने किसने दिया और कैसे बना वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो अगर आप नॉर्मल किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई प्रेशर लगा रहे हैं किस पे, सॉल्यूशन बनाने के लिए, कौन सा सॉल्यूशन बनाने के लिए, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी डिसॉल्व गैस हो रही है उसके मास की। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया के, जो कि एक क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। फिर उन्हीं के कंटेम्प्रेरी मतलब उन्हीं के समय के डेल्टन आए, डेल्टन, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। तो बहुत से बच्चे डेल्टन और हेनरी में कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान समझो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर उन्हीं के समय के एक साइंटिस्ट डेल्टन आए, उन्होंने क्या कहा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। नाउ इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन, देखो यहाँ से हेनरी जी की कही बातों से थोड़ा सा इन्होंने अपनी बात जोड़ी। नाउ इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, तो अभी क्या बोल रहे थे, हम मास को देख रहे थे, पर इन्होंने क्या कहा डेल्टन ने कि अगर हम मोल फ्रैक्शन को लें तो क्या होगा, किसको, मास की जगह किसको ले लें, मोल फ्रैक्शन को ले लें, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन है वो अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, जो पार्शियल प्रेशर हम लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। फिर उसके बाद हमने क्या, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लिया के डैश, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने सिंपल इक्वेशन करके मैथ में एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जैसे कि आपको फाइंड करना है प्रेशर, तो क्या करेंगे, इसको आप भेजेंगे इधर, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/k, तो 1/k को आप एज्यूम करेंगे इक्वल टू KH, जो कि क्या है, हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसकी SI यूनिट जो होती है वो यूनिट क्या होती है, KH की SI यूनिट क्या होती है, बार होती है या ATM होती है, ठीक है। जब SI यूनिट की बात कर रहा हूँ तो वो तो ATM में लेते हैं, पर यूनिट जो होती है वो जैसी प्रेशर की यूनिट होती है वही हेनरी लॉ ऑफ कांस्टेंट की भी यूनिट होती है, ठीक है। तो द प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, जो बात अभी आपको यहाँ मैंने बताई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब उनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, मतलब कि ये कब कब काम करेगा, कब कब नहीं करेगा। तो जब प्रेशर लो हो तभी ये काम करेगा, जब हाई प्रेशर में करेंगे तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, जो गैस है वो हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी तो फिर इस लॉ को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। द गैस इज नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट, क्या है वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। केमिकली रिएक्ट करेगी तो क्या हो जाएगी, हाईली सॉल्युबल हो जाएगी, जो कि फिर करेक्ट डेटा नहीं देंगे। अब एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की मतलब क्या क्या हेल्प, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको साइंटिफिकली हेनरी लॉ के हेल्प से पता चलती हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। जैसे कि आप समझिए द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, अरे सीधी सीधी बात है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश का ना समझ, परेशान ना होइए। देखो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आप पीते हैं तो उसमें आपको ये अच्छे से पता होगा कि जो CO2 है वो प्रेशर एग्जर्ट करके डिसॉल्व की जाती है, बस वही चीज़ है, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, इन डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, देखो स्कूबा डाइविंग जानते हो ना, जो डीप सी में लोग जाते हैं, तो अब डीप सी में जा रहे हैं तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बताओ,
प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर वो नाइट्रोजन डाल के लाते हैं तो वो क्या होता है, वो ब्लड में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब जब वो पानी से बाहर आते हैं, मतलब ओशियन से, सी से बाहर आते हैं, तब क्या होता है कि वो प्रेशर रिलीज होता है, तो क्या होता है, वो नाइट्रोजन वापस से बाहर भागने लगती है जो डिजॉल्व हो गई है प्रेशर लगने के कारण, किसमें, ब्लड में। तो वो बबल्स के टाइप में एकदम से स्पीड से बाहर आने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, इसको बेंड्स भी बोलते हैं। अब एट हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि गैस का प्रेशर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए इसमें प्रॉब्लम ये होने लगती है कि सांस लेने में ही प्रॉब्लम होने लगती है फिर, जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये किस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी लॉस को एक्सप्लेन कर रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इस पे एक छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 297 केल्विन, ठीक है, हाउ मेनी मिलीमोल्स, ध्यान रखना फाइंड करना है मिलीमोल्स में, मोल्स में नहीं। N2 gas would dissolve in 1 liter of water. Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, ठीक है। The KH for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार, ठीक है। चलो तो जो गिवन डेटा है पहले उसको लिख लो। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है, पार्शियल प्रेशर आपको प्रेशर गिवन है 0.987 बार, ठीक है। हेनरी लॉ ऑफ कांस्टेंट जो है वो गिवन है किलो बार में, तो इसको बार में कन्वर्ट कर लो। इसको जब बार में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 76480 बार, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बार में कन्वर्ट कर रहे हैं, किलो बार से बार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलो हमारा जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए उसको यूज करते हैं सीधा, P = KHX, मतलब प्रेशर = हेनरी लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर अपॉन KH हो जाएगा बेटो। चलो मोल फ्रैक्शन = पार्शियल प्रेशर लिखो कितना है 0.987 अपॉन 76480, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ टाइम ज़्यादा ना जाए। 1.29 × 10⁻⁻⁵, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, सॉल्व करके आप लोग जरूर देखना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, n+n। अब देखो दूसरा क्या है, वाटर है, वाटर के मोल्स 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं H2O के, वो होते हैं 55.5, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। क्या करना, 1000 से डिवाइड करना 18 का, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होने के कारण क्या होगा, मतलब 5.5 से बहुत ही ज़्यादा लेस होने के कारण n को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x मतलब मोल फ्रैक्शन = n/55.5, जो कि इक्वल्स टू है किसके, 1.29 × 10⁻⁻⁵। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, n = आप लिख सकते हो 1.29 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई बाई 5.5, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा n = 7.616। इसको सॉल्व करके देख लेना, टाइम ज़्यादा ना लगे, वीडियो लंबा ना जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट तुरंत सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 7.16 × 10⁻⁻⁴ इसका आंसर आएगा। इसके बाद आपको किस में फाइंड करना था, मिलीमोल्स में। मिलीमोल्स में फाइंड करोगे तो आएगा n = 7.16 × 10⁻⁻⁴, जो कि होगा आपका 0.716 मिलीमोल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है। जल्दी से जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है
चलो फिर स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो वेपर प्रेशर जैसे लिक्विड सॉल्यूशन अब हम पढ़ रहे हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन को आप इमेजिन करो, एक बॉक्स इमेजिन करो जो कि कंप्लीटली क्लोज्ड है, ठीक है। उसमें आप एक लिक्विड रखो, उसमें वो लिक्विड होना चाहिए वोलेटाइल। अब ये वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड्स होते हैं जो कि आसानी से वेपर प्रेशर मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझना, तो आप उस बॉक्स में लिक्विड लिए, ठीक है भैया, अब वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा तो अपर लेयर ऑफ उस जो आपने बॉक्स लिया उसमें हिट करेगा, और उससे हिट करने के बाद वापस आके उस लिक्विड में हिट करेगा। तो जब वो हिट करेगा तो एक प्रेशर जनरेट करेगा, उसी पे प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब उसी लिक्विड के वेपर्स के द्वारा जब उसी पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाए उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है। समझ में आया? अब ये इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि आपने ये बॉक्स इमेजिन किया है, इसमें आपने ये लिक्विड रखा है, तो इसमें जब वेपर्स कन्वर्ट होंगे अपर लेयर से ऊपर जाएंगे और वापस आके हिट कर रहे होंगे, तो जो यहाँ से निकलने वालों की और आने वालों की संख्या, जाने वाली और आने वाली की संख्या जब इक्वल होती है, मतलब जितने जा रहे हैं उतने ही ऊपर से आ रहे हैं, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, ठीक है। समझ में आया बेटा? चलो, तो अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड से क्या फर्क पड़ेगा लिक्विड सॉल्युबिलिटी में कि नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं। Liquid has different magnitude of intermolecular forces which have weaker intermolecular forces tend to escape radially। मतलब जिसका वीक है वो आसानी से escape नहीं कर जाएगा, था जो मजबूत है जिसका इंटरमोलिकुलर वो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के बैठा है, तो कैसे छोड़ के चला जाएगा? जिसके वीक है वो आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। Therefore have ग्रेटर वेपर प्रेशर, मतलब जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होगा वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी अच्छा खासा एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है कि वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है बेटा। समझ में आया यहाँ तक? चलो, इसके बाद राउट्स लॉ आता है, मतलब एक साइंटिस्ट रहते हैं राउट्स, जिन्होंने दिया अपना लॉ, राउट्स लॉ, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल। अब देखो वोलेटाइल अभी आपको बताऊं क्या होता है, जिसकी आसानी से क्या हो, वेपर फेज में वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अभी बताता हूँ क्या है, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, इसका मतलब है बेटा कि देखो जैसे आपने A प्लस B को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। मान लो ये जो सॉल्यूशन है A प्लस B का है, ठीक है। तो A जब अकेले रखा जाए, अब वोलेटाइल है तो वो अकेले में भी तो कुछ वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, और B अपना अकेले में भी कुछ हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, मतलब जब वो उनका जो वेपर प्रेशर है, जब वो प्योरली मतलब मिलाए ना गए हो, तब उनका जो वेपर प्रेशर हो, तो इसको डिनोट कर, जैसे ए का डिनोट करते हैं PA0 से और बी का करते हैं PB0 से। ये क्या होता है? जब वो प्योर है, मतलब किसी सॉल्यूशन में नहीं है, उनके अकेले का वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, तो उन राउट्स जी ने कहा कि जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा किसके इक्वल होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब ये क्या बात कह गए भैया? चलो आओ समझते हैं इसको थोड़ा सा करके। मतलब PA इज इक्वल टू, मतलब उसका जो पार्शियल प्रेशर, इनका प्रेशर होगा, जैसे PA का प्रेशर क्या होगा? PA0 और उसका मोल फ्रैक्शन होगा, समझ रहे हो, ठीक है। और दूसरा PB के लिए क्या होगा? उसका प्रेशर PB0 और उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब हम अगर पूरे सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं, तो देखो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो कुछ एक्सर्ट कर रहा है, दोनों मिलके एक सॉल्यूशन में, तो दोनों मिलके एक साथ जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो हमें पता करना है। तो PA एंड PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA0 मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड PB0 मोल फ्रैक्शन ऑफ B। देखो आप थोड़ा सा आगे समझिएगा इस बात को, यहाँ पे ध्यान देना, मेरी बात समझना बेटा। आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ A
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है भैया। चलो फिर आगे देखते हैं। तो भैया आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हाफ नहीं सकते क्या? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं भैया, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, आपने देखा कि जो पी ए नॉट आप ले रहे थे, मतलब पी ए इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है, तो जो कि टोटल प्रेशर था, ठीक है। तो आप यहाँ पे P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी ये ले रहे थे, आप यही ले रहे थे, कुछ अलग रहे थे, यही ले रहे थे भैया। तो आप एक्स ए की जगह इसको पुट कर दीजिए, पुट करके देखते हैं, चलिए ठीक है। तो P इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। चलो फर्दर मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी करो। पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो आप एक काम करो, P इक्वल टू पी ए नॉट, अब इसमें से आप देखो ये इसमें कॉमन है कि नहीं है, पहले बताओ जल्दी से, कॉमन है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इसको लिख सकते हो प्लस पी बी नॉट सॉरी हाँ प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट ब्रैकेट में एक्स बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताओ जल्दी से, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? जल्दी बताओ, किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक हो तो बताओ, नहीं है ना? चलो, तो इसका मतलब भैया कि अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन पता है और दोनों का क्या पता हो, उनका प्योर, जब वो प्योरली हो तब उनका प्रेशर पता हो, तो आप क्या टोटल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इससे आप एक चीज समझ में आती है आपको कि इस इक्वेशन का आप यूज करके लीनियर इक्वेशन टाइप बन जाती है। तो आप ये देखिए, जब पी ए नॉट यहाँ पे लेंगे, एक्स ए क्या होगा? 1 होगा, एक्स ए 1 होगा तो प्रेशर क्या होगा? पी ए नॉट होगा, तब एक्स बी 0 होगा। यहाँ पे एक्स ए जब 0 होगा तो एक्स बी क्या होगा? 1 होगा। समझ मेरी बात को? तो देखो ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या बनने वाला है, ये देखो। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी कोई कंफ्यूजन जल्दी बताओ, नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि सॉल्वेंट देखो वोलेटाइल है और सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो इससे क्या होगा भैया, आप समझना मेरी बात, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि जैसे आपने लिक्विड लिया, यहाँ पे आपने लिक्विड लिया और इसमें सॉल्यूट क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल ऐड कर दिया। तो जब आप इसको पैक करके रखेंगे तो नॉन वोलेटाइल तो वेपर फेस में बदल ही नहीं रहा। जब वो वेपर फेस में बदल ही नहीं रहा तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वही वेपर फेस में बदल रहे होंगे। तो क्या होगा, पी ए को आप मानिए क्या है? ये सॉल्वेंट का है। किसका है? सॉल्वेंट का प्रेशर है। तो क्या होगा? पी ए नॉट डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यही तो होगा टोटल का भी, क्योंकि पीबी का मतलब जो आप सॉल्यूट ले रहे हैं उसका तो कुछ है ही नहीं, पीबी तो है ही नहीं, नॉन वोलेटाइल है, जब वो वेपर में बदल ही नहीं रहा है तो वेपर फेस क्या क्रिएट करेगा? तो पी ए मतलब टोटल प्रेशर भी किसके इक्वल होगा? पी ए नॉट डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कोई समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। तो व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल ओनली सॉल्वेंट